Hello friends, today we will discuss the kinetic theory of gases. जो kinetic theory of gases होती है उसमें क्या होता है कि जो हमने गैसेस के बारे में डिस्कस करना है कि जैसे हमने किसी भी गैस को कंटेनर में लिया हुआ है, ओके, गैस को कंटेनर में लिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, थोड़े बहुत क्या क्या अजम्पशंस हैं. जो फर्स्ट अजम्पशन है कि जो आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ओके, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी मीन्स आप बोल सकते हो बड़ा ही छोटा सा साइज़ होता है, हमें वैसे भी पता ही है. ओके, इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और साइज़ ऑफ द कंटेनर. और जो सेकंड बात क्या है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कलियन करते हैं आपस में या फिर कलियन करते हैं वो कंटेनर की वॉल्स के साथ. वो जो कलियन होती है वो प्योर इलास्टिक कलियन होती है. ओके, मीन्स कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी का, एनर्जी कंजर्व रहती है. थर्ड पॉइंट कि जो मॉलिक्यूल्स ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं. ओके, रैंडम मोशन में होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. ओके, जो आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो टोटली कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. बिकॉज ये जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं, इनके पास जो एनर्जी होती है वो टोटल क्या होती है? आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. इन मॉलिक्यूल्स में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. ओके, आपके पास ये थोड़े बहुत पॉइंट्स थे कि जो आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे क्लाइड विद द वॉल्स एज वेल एज विद वन अनदर. ओके, इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, बिल्कुल इलास्टिक कलियन होती है. अब हम इसके जो आज का टॉपिक रहेगा बिल्कुल ही सिंपल रहेगा, हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. ओके, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड ही करेंगे. ओके, फर्स्ट आपके पास आता है कि जो आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें जैसे ही आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो प्रेशर किसके इक्वल होता है? दैट प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2/3 NE अपॉन V. ये जो E है ये क्या है आपके पास? मेन एनर्जी. ओके, E क्या है आपके पास? मेन एनर्जी. ये जो प्रेशर है वो प्रेशर किस चीज़ का है कि जब आपने 1 मोल गैस का लिया है, ओके, 1 मोल गैस का लिया है और वो कंटेनर की वॉल्स पे क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है, तब जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस प्रेशर का फॉर्मूला है 2/3 NE अपॉन V. ओके, E क्या है आपके पास? मेन एनर्जी. ओके, आपने ये Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर 1 मोल गैस का लिया हुआ है. ओके, ये प्रेशर का फॉर्मूला है 2/3 Ne अपॉन V. आप इसको याद कैसे रख सकते हो? 2/3 Ne/V, 2/3 Ne/V. ओके, ये था आपके पास प्रेशर. सेकंड आपके पास आती है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि आपने बताना है कि V प्लस dV इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, उनका फ्रैक्शन कितना है, उनका नंबर कितना है. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NV dV. इसका मीनिंग क्या है कि वो वाला नंबर पार्टिकल्स का जिनकी वेलोसिटी कितनी है? V से लेके V प्लस dV तक, जो इस वेलोसिटी में लाई करते हैं पार्टिकल्स, जिनकी वेलोसिटी लाई करती है V टू V प्लस dV, उसका जो नंबर होगा उसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, NV/dV किसके इक्वल है? NV/dV इज इक्वल टू 4πN m अपॉन 2πkT रेज टू पावर 3/2 V स्क्वेयर E रेज टू पावर माइनस mv स्क्वेयर अपॉन 2πkT E रेज टू पावर माइनस mv स्क्वेयर अपॉन 2kT dV. ओके, ये आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर वेलोसिटी इन द रेंज ऑफ V टू V प्लस dV. ओके, ये होता है आपके पास NV/dV. अब देखो, अगर आपने PV/dV निकालना है, PV/dV का मीनिंग क्या है? PV/dV का मीनिंग है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर वेलोसिटी इन द रेंज ऑफ V टू V प्लस dV. ये हमारे पास क्या था? नंबर था. अब हमने फ्रैक्शन निकालना है. फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे. ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N है. हम अगर इसको इधर ले आएँ तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी बन जाएगा.
ओके, सो अगर आपने निकालना है एन वी डी वी अपॉन एन, वो किसके इक्वल आ गया, पी वी डी वी, वो किसके इक्वल आ गया 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी रेस टू पावर 3/2 वी स्क्वेयर ई रेस टू पावर माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन 2 के टी डी वी। ओके, सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो पी वी डी वी वर्सेस वेलोसिटी, ओके, सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो पी वी डी वी वर्सेज वेलोसिटी, तो आपके पास क्या है कि आप देख रहे हो आप जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो पी वी डी वी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आता है, आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एम पी से। वी एम पी क्या है आपके पास, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका मीनिंग क्या है, वो वाली वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितनी है, ये वाली है वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मीन्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब अगर हम टेम्परेचर वेरी करें, सपोज ये टेम्परेचर T1 है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ क्या होगा कि जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग द वेलोसिटी फ्रॉम v टू v प्लस डी वी, उनकी जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, वो क्या है, उनका जो रीज़न है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे रीज़न क्या था, इतना था, अब रीज़न इतना हो गया। अब अगर आप और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो रीज़न और इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो आपके पास पी वी डी वी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मींस प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मींस फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा जिनकी वेलोसिटी फ्रॉम वी टू वी प्लस डी वी है। ओके, सो अगर आप T1, T2, T3 का कंपैरिजन करो तो यहाँ से देख के हमें क्या पता चलता है कि जो T3 है वो ज़्यादा है T2 से, वो ज़्यादा है T1 से। ओके, अगर हम मास का कंपैरिजन करें, अगर हम मास का कंपैरिजन करें तो आपके पास जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही पी वी डी वी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही पी वी डी वी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो इसका मतलब क्या है कि जो M1 है, अगर हम इसको M1 लें, सपोज ये कर्व है आपके पास, कोई और गैस की, ये कोई और गैस की, ये कोई और गैस की है, ये वाली कर्व किसकी होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा। ओके, सो M1 इज़ ग्रेटर देन M2 इज़ ग्रेटर देन M3। ये है आपके पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो लाई करती है इन द रेंज ऑफ v टू v प्लस डी वी। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब हम देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इनके बस आप फॉर्मूलाज याद रख लो और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, उसको हम वी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एवरेज वेलोसिटी जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 kT अपॉन पाई एम। ओके, 8 kT अपॉन पाई एम। और जो आपके पास ये क्या है, आपके पास एवरेज वेलोसिटी। और अगर आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम वी आर एम एस से लिखते हैं। ओके, इसका मीनिंग क्या है, स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स वी स्क्वायर, मीन मीन्स एवरेज, रूट मीन्स इसका अंडर रूट। ओके, मीन्स आपने वी स्क्वायर की एवरेज का अंडर रूट लिखना है, वो किसके इक्वल है, वी आर एम एस, इसको हम वी आर एम एस बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की रूट ऑफ 3 kT अपॉन एम। ओके, रूट ऑफ 3 kT अपॉन एम मीन्स जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है या फिर आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो गैस की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, सो जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, या फिर हम आगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, जैसे हमने किया था पी वी डी वी। ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या थी आपके पास, ये वाली, हम इस वेलोसिटी को हमने बोला था, इस वेलोसिटी को बोला था हमने वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये क्या है, जिस जगह पे जो आपके पास पी वी डी वी था वो क्या था, मैक्सिमम था। ओके, पी वी डी वी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पी वी डी वी। आप क्या करोगे, पी वी डी वी
का आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू v और उसको आप जीरो के इक्वल रख दोगे, वहाँ से जो आपके पास वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके हम ऐसे ही करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आप ऐसे ही निकालते हो, डिफ्रेंशिएट करके जीरो के इक्वल रख देते हो और वहाँ से आपके पास जो भी वेरिएबल आता है उसको आप वो बोल देते हो। सो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आएगी, उसको हमने बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वो आपके पास आती है VMP इज इक्वल टू √2kT/m। बस आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है 8kT/πm, बस यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है पाई आ गया। ओके यहाँ पे क्या है 3kT/m, यहाँ पे क्या है 2kT/m। ओके सो अगर आप देखो इन तीनों में से ज़्यादा कौन है, इन तीनों में से अगर आप देखो ज़्यादा कौन है, यस इन तीनों में से कौन ज़्यादा है, ये है आपके पास VRMS, ये है V एवरेज एंड ये है आपके पास V मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल तो सबसे कम आ गया क्योंकि यहाँ पे क्या है √8kT/m। यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या है पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। सो ऊपर क्या है आपके पास 8। अगर आप देखोगे तो आपके पास रूट में ऊपर क्या बनेगा 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना। ये क्या है आपके पास 3 है, मीन्स जो VRMS है वो सबसे ज़्यादा है, फिर V एवरेज, फिर VMP। ओके जो RMS होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर V एवरेज एंड फिर V मोस्ट प्रोबेबल। सो ये था आपके पास एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट आपके पास आता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, यस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, किसी भी वेरिएबल में किसी भी पैरामीटर में अगर आपने निकालनी है अनसर्टेनिटी, वो किसके इक्वल होता है √V² की एवरेज माइनस V एवरेज का स्क्वायर। ओके V² की एवरेज माइनस V एवरेज का स्क्वायर। अगर आपने कोई भी वेरिएबल निकालना है, किसी भी वेरिएबल में आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है, वो किसके इक्वल होता है, सपोज आपके पास वेरिएबल है x, उसमें आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा x इज इक्वल टू √x² की एवरेज माइनस x एवरेज का स्क्वायर। ओके ये इसका फॉर्मूला होता है। सो आपको V² की एवरेज पता है एंड आपको V एवरेज पता है, दोनों की वैल्यूज पुट करो, आपके पास V² की एवरेज यहाँ से आ जाएगी ना, कितनी आ जाएगी 3kT/m। 3kT/m है ना, क्योंकि ये अंडरूट है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको अकेला V² की एवरेज चाहिए। V एवरेज कितनी आपके पास √8kT/m, इसका स्क्वायर कर लोगे वो 8kT/m आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे वो आपके पास डेल्टा V आंसर आ जाएगा 0.7 √kT/m, 0.7 √kT/m। ये याद रखना हमेशा, अगर आप यहाँ पे K यूज़ कर रहे हो मीन्स जो आप वेलोसिटी निकाल रहे हो वो पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हो। अगर आपको पर मोल चाहिए तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर लोगे, R यूज़ कर लोगे एंड यहाँ पे मोलर मास यूज़ कर लोगे। ओके सो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप 0.7 kT/m लगा रहे हो तो ये आएगा, अगर आप 0.7 RT/m की टर्म्स में लिख रहे हो तो ये लिख लेना। ओके R को अगर आप K को R में चेंज कर रहे हो तो स्मॉल m को कैपिटल M में चेंज करना है, क्योंकि K का मतलब क्या होता है पर मॉलिक्यूल एंड R का मतलब क्या होता है पर मोल। ओके सो ये था आपके पास अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्म मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ होता है कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड कर रहे हैं। सो जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं अपने फर्स्ट कोलाइजन के दौरान, फर्स्ट कोलाइजन से पहले उन्होंने कितना एवरेज डिस्टेंस मूव किया है, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ओके मीन फ्री पाथ क्या होता है कि बिफोर कोलाइजन वो कितना फर्स्ट कोलाइजन से पहले उन्होंने कितना एवरेज डिस्टेंस मूव किया है, कितना एवरेज डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इस मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ओके सो लैम्डा किसके इक्वल होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2π सिग्मा स्क्वायर n। इसका फॉर्मूला है लैम्डा का 1/√2π सिग्मा स्क्वायर n। जो सिग्मा है वो क्या है आपके पास, सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा को हम बोलते हैं कोलाइजन डायमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कोलाइजन डायमीटर क्या है। ओके कोलाइजन डायमीटर आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। सो जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सो अगर हम देखें जो PV है वो nRT के इक्वल होता है, जो PV है वो nRT के इक्वल होता है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स हमें तो ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स n/v है ये। ओके सो n/v की वैल्यू कितनी है आपके पास, P/RT। ओके सो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू
के टी अपॉन, ये आप देख लेना, अगर आप पर मोल में निकाल रहे हो तो यहाँ पे आर यूज़ कर लेना, अगर आप पर मॉलिक्यूल में निकाल रहे हो तो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल की जगह पे पर मॉलिक्यूल के लिए आप क्या यूज़ कर लोगे, के की वैल्यू। ओके, के टी अपॉन √2π ऐसे ही आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, इस एन की जगह पे क्या लिख दोगे, पी अपॉन के टी, ये के टी ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया, पी। ओके, सो आप यहाँ से निकाल सकते हो लैम्डा की वैल्यू, दैट इज मीन फ्री पाथ। ये सारी टर्म्स हैं जो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। ओके, सबसे पहले हमने देखा था प्रेशर, जितना प्रेशर क्लियन के दौरान वो एक्सर्ट करते हैं, इम्पोज करते हैं किस पे, कंटेनर की वॉल्स पे। ओके, नेक्स्ट हमने किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लो, नेक्स्ट हमने किया था एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर हमने किया ये मीन फ्री पाथ। अब हम कर रहे हैं इक्विपार्टीशन लो, ये भी थोड़ा कई बार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, इसमें भी कुछ नहीं है। आज हमने बस 2 टॉपिक्स करने थे, बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं। इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये वैसे थर्मोडायनेमिक्स में करना चाहिए था हमें, चलो अब कर लेते हैं। इक्विपार्टीशन लॉ, इक्विपार्टीशन लॉ क्या कहता है, इक्विपार्टीशन लॉ क्या कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी में डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 RT। ओके, ये आपका इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास किस में कंट्रीब्यूट करेंगे, इंटरनल एनर्जी में, और हर एक कंट्रीब्यूट करेगा, कितना करेगा, 1/2 RT। बट हमेशा नहीं होता, जैसे हम देखते हैं जो आपके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है 1/2 RT का। ओके, जो आपके पास ट्रांसलेशनल रोटेशनल, जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो भी कितना करता है, 1/2 RT का। बट जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपके पास अगर तो लो टेम्परेचर है तो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, मीन्स लो टेम्परेचर पे 0 कंट्रीब्यूशन है इसकी, एट लो टेम्परेचर। ओके, लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की कंट्रीब्यूशन क्या है, 0। अगर आप एट हाई टेम्परेचर देख रहे हो, एट हाई टेम्परेचर पे जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, RT का। ओके, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1/2 RT का कंट्रीब्यूट करते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लो टेम्परेचर पे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट हाई टेम्परेचर पे ये RT कंट्रीब्यूशन देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखो, अगर हम निकाल के देखें आपके पास कोई भी लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो मैंने पहले बताया हुआ है कि कितनी कितनी होती हैं। ओके, अगर आपके पास लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, ट्रांसलेशनल कितनी होंगी आपके पास, 3, रोटेशनल कितनी होंगी, 2, क्योंकि ये लीनियर है, नॉन लीनियर में कितनी होती हैं, 3। सो आपके पास जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती हैं, 3n - 5, 3n - 5 मीन्स 3 × 2 - 5 मीन्स 1। अगर आप लो टेम्परेचर पे देख रहे हो, एट लो टेम्परेचर, हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, लीनियर के केस में 3n - 5 होती हैं वाइब्रेशनल, 3 × 2 - 5 मीन्स 1 एट लो टेम्परेचर। अगर आप DU निकालो तो आपके पास जो DU होगा वो कितना हो जाएगा, DU किसके इक्वल होगा, मीन्स इंटरनल एनर्जी की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, या फिर आप बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आएगा, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3, तो आपके पास कितने हैं ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो 3 × 1/2 RT। ओके, प्लस रोटेशनल के कितने हैं, 2, प्लस 2 × 1/2 RT प्लस, अब ये तो 0 कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि हम लो टेम्परेचर पे देख रहे हैं, लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती इंटरनल एनर्जी में, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। ओके, सो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 3/2 RT प्लस RT मीन्स 5/2 RT। कितनी आ गई आपके पास, U की वैल्यू 5/2 RT। सो अगर आपको U पता लग गया तो आप CV की वैल्यू भी निकाल सकते हो। CV किसके इक्वल आ गया, CV इज इक्वल टू DU/dt होते हैं, सो D/dt 5/2 RT। इसका मीनिंग क्या है, कितना आ गया, 5/2 R। हमें पता ही है कि जो CV होता है डायटोमिक गैस का क्या होता है, CV 5/2 R। 3/2 R किसका होता है, मोनोटोमिक गैस का। ओके, सो आप यहाँ से निकाल सकते हो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से निकाल सकते हो U की कंट्रीब्यूशन। आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, अगर इंटरनल एनर्जी आ गई तो आप CV की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर CV आ गया तो CP अपने आप आ जाएगा, क्योंकि CV 5/2 R है तो आपके पास CP कितना हो जाएगा, 7/2 R, 7/2 R।
ओके। सो आपको कुछ नहीं करना, जैसा कुछ दिया हुआ है। अगर नॉन लीनियर आ जाए, अगर सपोज यहाँ पे नॉन लीनियर होता तो वाइब्रेशन, तो ये रोटेशनल कितनी होगी आपके पास 3, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगी, एंड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 एंड -6 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे वैसे भी 0 ही था। सो यहाँ पे कितना आ जाता है 3/2 RT, 3/2 RT प्लस 3/2 RT 6/2 RT मीन्स 3 RT। ओके, तब आपके पास U की वैल्यू कितनी होती है 3 RT, एंड आपके पास CV की वैल्यू कितनी होती है 3 R। सो आप ऐसे किसी भी गैस के लिए, किसी भी मोनोटॉमिक या डायटोमिक या लीनियर या नॉन लीनियर, उसके लिए आप CV की वैल्यू निकाल सकते हो। सो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है? इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी बताता है कि इंटरनल एनर्जी में कितनी कंट्रीब्यूशन होती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ओके, एट लो टेम्परेचर पे अगर आप देखो तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कंट्रीब्यूट करते हैं। एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम RT कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड अगर आप ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल की बात कर रहे हो तो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1/2 RT एंड 1/2 RT। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन में आपको √5 RT/3m की वैल्यू 1245 किलोमीटर पर दी हुई है। आपको VRMS बताना है। ओके, सो VRMS किसके इक्वल होता है? VRMS इज इक्वल टू √3 RT/m। ओके, √3 RT/m होता है। अब आप क्या करना है, सिंपली ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, पहले इतने सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, मीन्स पूछो ही मत, आपको देख के ही पता चल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ से आप क्या करोगे, RT/m की वैल्यू निकाल लोगे। RT/m की वैल्यू क्या आ गई? √RT/m इज इक्वल टू √3/5 इंटू 1245। ओके, सो √RT/m की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगी? √3 इंटू √3/5 इंटू 1245। कुछ नहीं करना, बस ये सॉल्व करना है, आपके पास VRMS आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो सारे क्वेश्चंस ना बिल्कुल इजी सिंपल से आते हैं। बस आपको जितना भी मैं करवा रही हूँ बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एन आइडियल गैस इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T इन वन कंटेनर। एक कंटेनर में जो गैस का मास है वो m है एंड टेम्परेचर T है। दूसरे कंटेनर में मास 2m है एंड टेम्परेचर 2T है। तो आपने बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोलते हैं कि जब हम सेकंड कंटेनर की तरफ मूव करते हैं फर्स्ट कंटेनर से, तो जो काइनेटिक एनर्जी है एंड आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? सेम ही रहेगी। दोनों कंटेनर्स में काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी सेम रहेगी। हम देख ही लेते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? हाफ mv²। जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है? √8 kT/m। ओके, सो जब आपने क्या किया, जब आपने टेम्परेचर डबल कर दिया एंड आपने मास भी डबल कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ओनली काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल। ओके, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी बट एवरेज वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास ही वेरी कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ मास ही वेरी कर रहे हैं ना, यहाँ पे टेम्परेचर वाली टर्म तो आ ही नहीं रही। मास को आपने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ओके, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 अल्फा पार्टिकल्स हैविंग द स्पीड s1 एंड s2 हैविंग काइनेटिक एनर्जीज 1 एंड, इनकी स्पीड कितनी दी हुई है आपको? s1 एंड s2। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 1 एंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने s1 एंड s2 में रिलेशन बताना है। सो अब देखो आपको वेलोसिटी s1 एंड s2 दी हुई है। सो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? हाफ mv², हाफ m s1 का स्क्वायर। ओके, सो दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m s2 का स्क्वायर। अब देखो ये कितनी दी हुई है? 1, ये कितनी दी हुई है? 2। सो दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ गया? s1² s2² इज इक्वल टू 1/2। ओके, मीन्स s1/s2 इज इक्वल टू 1/√2 मीन्स s2 इज इक्वल टू √2s1। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल देखो आप ना, पहले जब भी क्वेश्चन करते हो तो प्लीज़ खुद ट्राई किया करो, बाद में मेरे साथ चेक किया करो कि मैंने सही किया है कि नहीं गलत किया है। ओके, सो पहले आप खुद ट्राई किया करो, फिर चेक किया करो कि आपने सही किया है कि गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। T इज डबल्ड, मास इज डबल्ड, VRMS चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ। सो VRMS किसके इक्वल होता है? VRMS इज इक्वल टू √3 kT/m। आपने क्या किया? मास को T को डबल कर दिया एंड मास को हाफ कर दिया। T को डबल कर दिया, मास को अगर आप हाफ करोगे वो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा। 4 को अगर आप रूट के बाहर लिखोगे तो वो 2 हो जाएगा। मीन्स VRMS डबल हो जाएगी।
ओके जैसे देखो आपने क्या किया, सिंपल समझ आ रहा है ना। सो मास को आपने क्या कर दिया m/2, टी को क्या कर दिया डबल मीन्स 2t लिख दिया। सो ये मास का ये जो 2 है ये भी ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। सो 4 का बाहर क्या आ जाएगा 2। सो ये क्या आ गया √2 kT/m मीन्स पहले से डबल होगी आपकी VRMS। ओके अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हो, मास को हाफ कर देते हो, तो जो VRMS है वो डबल हो जाती है। नेक्स्ट देखो VRMS ऑफ अ गैस एट 300 केल्विन इज 30 √R मीन्स आपको क्या दिया हुआ है VRMS क्या होता है √3 kT, या फिर आप अगर R की टर्म्स में लिख रहे हो तो √3 RT/m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 √R। ओके सो आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है 300 केल्विन, आपको मोलर मास बताना है, कैपिटल M की वैल्यू बतानी है। देखो कितना आसान, इससे आसान क्या हो सकता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। R से R कैंसिल हो गया, √R से √R कैंसिल हो गया। सो इधर क्या बचा आपके पास 3 × 300 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 30। ओके सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 30 आ जाएगा, 1/m इज इक्वल टू बाहर कितना आएगा 30 बाहर आएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, इतना आ गया। ओके √1/m इज इक्वल टू 1, इतने ही आएगा ना, सही किया है मैंने। 30 √R √3 RT/m, यहाँ पे m आ गया, ठीक है 3 × 300, ठीक है 1/m इज इक्वल टू 1 मीन्स आपके पास जो √m है वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, मीन्स जो m है वो भी किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। लेकिन इन्होंने पूछा किसमें kg/मोल में पूछा है, ये किस में आएगा आपके पास ग्राम/मोल में। ओके अगर आपको kg/मोल चाहिए तो आप क्या कर दोगे 10⁻³ कर दोगे। सो आंसर आपका क्या आएगा 10⁻³ kg/मोल। ओके सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।